तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 के बारे में बात की थी और वहाँ लीनियर इक्वेशन का पेयर किसमें, दो वेरिएबल में, किसमें, दो चरों में हमारे रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में बात की थी। निकाय भी बोल सकते हैं। निकाय का मतलब भी क्या है, अपने एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ दो रेखीय समीकरण, किसमें, दो वेरिएबल में। और ये जो दो अपने एक साथ समीकरण होती हैं रैखिक, किसमें, दो चरों में, टू वेरिएबल्स में, जो एट अ टाइम अपन एक साथ दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसमें तीन स्थितियां मैंने बताई थी। हो सकता है वो दोनों लाइन किसी एक बिंदु पे कट करती हो, एक ही बिंदु पे कट कर रही हैं, तो वो एक पॉइंट ही क्या है, उनका कॉमन पॉइंट है, ओवरलैप बिंदु है, और वही ऐसा पॉइंट होगा जो एक साथ दोनों को संतुष्ट करेगा। वही एक पॉइंट ऐसा होगा जो एट अ टाइम बोथ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। हो सकता है वो दोनों लाइंस बिल्कुल समांतर हो, पैरेलल हो। अब पैरेलल हैं तो चाहे ऐसे बढ़ा दो चाहे ऐसे बढ़ा दो, अगर वो पैरेलल हैं जैसे रेल की पटरियां होती हैं, तो वो कभी नहीं मिलेंगी, है ना। तो वो कभी नहीं मिलेंगी, मिलेंगी ही नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई बिंदु होगा ही नहीं जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, या और टेक्निकल भाषा में बोले, ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई बिंदु मिलेगा नहीं, एक्स वाई के ऐसे मान मिलेंगे नहीं जो एक साथ दोनों को संतुष्ट करते हो। दोनों मतलब दोनों रेखीय समीकरणों को नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा। हो सकता है जैसे मान लीजिए एक लाइन तो मेरी ये उंगली है और एक लाइन ये पेन है, दोनों लाइंस कहाँ आ गई, एक के ऊपर एक, दिख रहा होगा आपको, दोनों लाइंस कहाँ आ गई, एक के ऊपर एक आ गई। ऐसे तो हर पॉइंट ही कॉमन है, हाँ हर पॉइंट इनका क्या है, कॉमन 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 कॉमन, उनके ऊपर जो बैठा हुआ है। ऐसे नहीं कि लाइन से साहब दोनों यहाँ पर हैं और ये पॉइंट, अरे ये पॉइंट कुछ नहीं करेगा, वो पॉइंट चाहिए जो दोनों पर बैठे हैं। तो ये पॉइंट जैसे मैं कह रहा हूं, ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है, ये सारे पॉइंट क्या होंगे, इन दोनों पे बैठे होंगे। तो ये सारे पॉइंट इन दोनों को एक साथ संतुष्ट करेंगे और ये तमाम सारे बिंदु एक साथ इन दोनों लाइंस को संतुष्ट करेंगे। तो ये सारे ही क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसलिए हमने कहा था एक के ऊपर एक आ गई, एक के ऊपर एक आ गई, संपाती हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, ओवरलैप हो गई, अति व्यापित हो गई, ये सारे नाम का मतलब एक ही है। तो फिर हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल मौजूद होते हैं। ठीक है भाई। अब इन तीनों को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हमने अनुपातों के आधार पर पढ़ा था, है ना। या दो लाइन का जो व्यापक रूप था अपना, वो क्या था, a1x प्लस b1y, मान लेते हैं, चलो c1 उधर है, और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y इजकल टू c2। अभी मैं कौन सा वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ, बाएं साइड में, बाएं पक्ष में चर राशियां, वेरिएबल, और दाईं साइड में केवल अचर, है ना। ये चीज फॉलो कर रहा हूँ। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस सारे पद लेफ्ट में, राइट में क्या जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू जीरो। तो इन a b और c, a कौन है, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, b कौन है, y का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, जिसमें चर राशियां है ही नहीं, जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि वो अचर है, यानी कि वो कांस्टेंट है, स्थिर है। तो इनके अनुपातों के आधार पर अगर ए और बी का जो अनुपात है दोनों समीकरणों के बराबर नहीं आए, तो हम कहते हैं लाइंस क्या है, प्रतिच्छेदी हैं। लाइंस क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, इंटरसेक्टिंग है। और अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो 100% ऐसे मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी जिस पॉइंट पे कट रही हैं, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वही क्या है, इनका कॉमन सॉल्यूशन है। अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हैं, इसका मतलब लाइंस क्या है, जब सब बराबर हैं तो लाइंस एक के ऊपर एक हैं, तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट।
लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, संपाती। और संपाती होंगी तो शायद एक को थोड़ा मोटा कर दिखा रहा हूँ, एक लाइन को थोड़ा सा हेल्दी करके दिखा रहा हूँ, ताकि वो एक पे एक ऐसे आ गई। तो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों को पर मौजूद हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और दोनों को संतुष्ट करेंगे तो भैया ये सारे पॉइंट क्या होंगे, हल होंगे। इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस केस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, यहाँ अनेक हल। अगर ऐसा आ जाए ए और बी के अनुपात तो बराबर हैं, लेकिन सी का अनुपात अलग है, सी का अनुपात अलग है, तो लाइंस होती हैं आपकी पैरेलल। लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, यानी समांतर रेखाएं होती हैं। और समांतर रेखाएं हैं तो ऐसे होंगी, इस तरह से दोनों अलग अलग होंगी। और दोनों अलग अलग हैं तो कहीं पर ऐसा कोई बिंदु मिलेगा नहीं जो इनको दोनों को एक साथ संतुष्ट कर रहा हो। और नहीं मिलेगा तो क्या कह देंगे, कोई हल नहीं। क्या कह देंगे, कोई हल नहीं। एक बात और बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, या चलो एक आपके पास वो लेता हूँ। जैसे मैंने, कई बच्चे कहते हैं कि चलो सर लाइंस पैरेलल हैं, हल है ही नहीं, तो दिखेगा ही नहीं हल। तो लाइंस पैरेलल हैं, हल है ही नहीं, हल आएगा ही नहीं। और लाइंस इंटरसेक्टिंग है, एक हल आ जाएगा। एक बार ये बताओ तो सही, बात क्या है, जब लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट, अनुपात क्या आते हैं, बराबर, तो आप बताओ सही कि बहुत सारे हल देखने में कैसे होते हैं। क्या हम सारे निकालेंगे? नहीं, हम निकालेंगे नहीं। हम सिर्फ बता देंगे कि भैया तीनों ये बिंदु क्या है, अपने बिंदु कह रहा हूँ, तीनों ये अनुपात बराबर हैं। तीनों अनुपात बराबर हैं तो इसका मतलब इसके अनेक हल हैं, है ना। सारे हल नहीं निकालेंगे, बोल ही रहे अनेक रहे। तो आपके मन में आए, सर एक बार बताओ सी, संपाती रेखाओं में ये अनेक हल किस तरह से पाए जाते हैं, किस तरह दिखते हैं। तो क्यों ना मैं आपके सामने एग्जांपल ले लूँ। चलो एक एग्जांपल लिया मैंने, फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ऑफ कोर्स अभी पढ़ी वो क्या रहे हैं अपन, पढ़ी क्या रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों में हमारे रैखिक समीकरण युग्म। तो दो वेरिएबल में एक्स और वाई के लिए आपको दो समीकरण दे रखे हैं, एक्स माइनस 4y इजगल टू जीरो और 3x माइनस 12y इजगल टू जीरो। मैंने ये कहा था, अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं ना। आपने इनके अनुपात निकाले, a1 अपॉन a2। इसका मीनिंग होता है पहली वाली का x का गुणांक 1, a2 का मतलब दूसरी वाले गुणांक 3, यही आ गया। आपने b1 और b2 निकाला, आपने क्या निकाला, b1 और b2 निकाला। अब मैं जाऊंगा ही नहीं कि वो तो बराबर, अपने बराबर ही हैं, जीरो ना, वो लूंगा नहीं मैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, 4 और 12। तो माइनस का 4 और -का 12 कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/3। मैं उस पर तो खैर गया भी नहीं, उस पर तो मैं अभी खैर ज़्यादा गया भी नहीं। या चाहो तो चले जाओ, या चाहो तो क्या चले जाओ, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे आप रख दो, यार नहीं भी जाऊं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने x रखा 4 और y रखा 1, x रखा 4, y रखा 1, तो ये दोनों को संतुष्ट कर रहा है क्या? आपने कहा हाँ सर दोनों को संतुष्ट तो कर रहा है। एक्चुअली मैंने ये जो लाइन ली है वो ऐसी ली है जो दोनों एक के ऊपर एक हैं। दोनों क्या है, ये एक के ऊपर एक लाइन है, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे सी क्यों नहीं आया, आपको पता है, 7th 8th 9th में पढ़ रहे हो, अगर सी अचर पद नहीं है इसका मतलब वो मूल बिंदु से गुजर रही है। अगर किसी के अंदर सी नहीं होता है तो वो कहाँ पास हो रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है। तो सी की तो यहाँ जरूरत थी ही नहीं, दोनों बराबर आए। इसने बोल दिया कि लाइंस क्या है, एक के ऊपर एक है, लाइंस क्या है, एक के ऊपर एक है। तो यहाँ पर सी में कंपेयर कर भी नहीं सकता कि दोनों क्या हैं, जीरो, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों, जब अचर पद जीरो होता है इसका मतलब वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, मूल बिंदु से। यहाँ से मतलब कहते हैं ना अपन, ये एक्स है और ये वाई है, तो अगर अपना अचर पद नहीं है इसका मतलब वो मूल बिंदु पास, चाहे ऐसे पास हो, चाहे ऐसे पास हो, चाहे ऐसे पास हो, चाहे ऐसे पास हो, बस पास कहाँ से हो रही है, मूल बिंदु से हो रही है। तो सी की बात अपन कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपने कहा कि सर एक्स रखा 4, वाई रखा 1। अगर आप एक्स रखोगे 4, वाई रखोगे 1, तो क्या 4 - 4 × 1 जीरो आ गया? हाँ आया। यहाँ रखो 3 × 4 - 12 × 1, क्या जीरो आया? हाँ आ गया।
दोनों को संतुष्ट किया। मान लो सपोज मैंने 8 और 2 रखा, क्या रखा मैंने 8 और 2 रखा, तो 8 माइनस 4 इंटू 2, 8 में से 8 गया 0 आ गया, हाँ सर आ गया। सपोज मैंने वहां रखा तो 3 इंटू 8 माइनस 12 इंटू 2, क्या 0 आ गया, 8 3 24, 12 दूनी 24, हाँ सर 0 आ गया। अरे इस पॉइंट ने भी संतुष्ट कर दिया, इस पॉइंट ने भी संतुष्ट कर दिया। ये भी देखो एक ले लो, जैसे मान लो मैंने कहा ये 12 है और ये क्या है 3 है, ये भी करेगा। देखो एक्स रखो 12 माइनस 4 इंटू 3, 12 में से 12 गया, संतुष्ट कर गया। वहां रखो 3 इंटू 12 और माइनस का 12 इंटू 3, 3 12 36, 12 36, 0 आ गया, हाँ सर आ गया। ऐसे और भी हो सकते हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ एक बात बताने के लिए एग्जांपल लिया है, कोई खास इसका रोल नहीं है। मैंने सिर्फ एक बात को समझाने के लिए एग्जांपल लिया कि हर बात को अपन थियोरेटिकली बोलें और उसको उदाहरण से समझ लें, तब ज़्यादा मज़ा आता है ना। उदाहरण से देखने पे ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ देख लिया आपने कि दो रेखाएं ये एक के ऊपर एक थी, क्योंकि एक ही रेखा है, बस उसका मैंने गुणक बदल दिया। ये रेखाएं एक के ऊपर एक है, संपाती हैं, अतिव्यापित हैं, कोइंसिडेंट हैं। और संपाती हैं तो बहुत सारे हल की संभावना होती है, बहुत सारे हल हो सकते हैं। ऐसे ये तो मैंने यही लिया है, अभी मैं चेंज चला दूं, 4 को 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 4 से, 5 से, 6 से, ये अनंत आपके पास क्या आ जाएंगे, हल आ जाएंगे। तो ये उदाहरण सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए किया गया था कि हाँ, जब अपने तीनों अनुपात बराबर होंगे तो आपके मन में ऐसा, यहाँ पे सी क्यों नहीं लिया, यहाँ पे मैं सी ले ही नहीं सकता ना, दोनों के सी 0 है, तो 0 बाय 0 क्यों करते हैं, 0 बाय 0 करते ही नहीं अपन, 0 में 0 भाग दे नहीं सकते अपन, है ना। तो वो मत लेना। तो यहाँ पे सी को आप अनुपात ले नहीं सकते, तो केवल ए और बी के अनुपात से पता लग गया। ए और बी के अनुपात बराबर हैं और सी है नहीं, तो उसकी बात करूंगा नहीं, बराबर है। इसका मतलब ये क्या होंगे, एक के ऊपर एक अपने यहाँ पर चीज चल गई, ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक हैं। तो बस ये दिखाने के लिए था कि हाँ, अनेक हल का जो मतलब अपन बोलते हैं उसका मीनिंग ये है कि बहुत सारे हल एक साथ दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं। ये हल, ये हल, ये हल, ये एक साथ इन दोनों को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए, तो ये अपन ने बात कर ली कि अपन अनुपात लेंगे और उससे पता लग जाएगा कि एक हल आएगा, बहुत सारे हल आएंगे, या कोई हल नहीं आएगा। अब मैंने कहा था हल आ गया, सॉल्यूशन आ गया, चाहे वो एक आया चाहे अनेक आया, सॉल्यूशन आ गया तो उसको बोलते हैं संगत निकाय। क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम से मत घबराना, सिस्टम का मतलब क्या है, इन दोनों का जो पेयर है, जो दो अपनी समीकरण है, इन दोनों का जो पेयर है, जो युग्म है, उसी को बोलते हैं निकाय सिस्टम। तो अगर सॉल्यूशन आ गया तो बोलते हैं कंसिस्टेंट, चाहे वो एक आए चाहे अनेक आए, चाहे वो यूनिक आए चाहे मैनी आए, सॉल्यूशन आया ना, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, संगतता है। लेकिन सॉल्यूशन नहीं आया तो बोलते हैं अपन असंगत। क्या बोलते हैं इसको, अपन असंगत बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। भाई सॉल्यूशन आया है नहीं तो संगत कैसे हो सकता है, सॉल्यूशन नहीं आया है तो क्या है, वो असंगत है। क्या है, वो असंगत है। चलिए, अब अपन अपने आगे की बात कहते हैं। तो हमने कहा भी रेखीय समीकरण युग्म का हल कैसे निकालें। ये बोल तो दिया कि हल यूनिक भी हो सकता है, ये तो सिखा दिया। हल की प्रकृति, सॉल्यूशन की नेचर सिखा दी कि हो सकता है सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो, एक ही आए, ओनली वन। हो सकता है सॉल्यूशन बहुत सारे आए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, है ना, वो भी सिखा दिया कि ये नेचर भी हो सकता है। और ये बता दिया कि ये भी हो सकता है कि दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करने बैठे हैं और कोई हल मिले ही नहीं आपको, कोई हल आपको मिले ही नहीं। ऐसा कब होता है ये बता दिया। बट जो मैंने कहा कि भाई यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है ना, इन सबको अपन निकालेंगे कैसे, इस सबको अपन तरीका क्या होगा, नेचर पर पता लग गई। हल की प्रकृति, हल प्रकृति में कैसा है, हल स्वभाव में कैसा है ना, जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर क्या है, मे बी यूनिक है, मे बी मैनी सॉल्यूशन है, मे बी नो सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन आएगा कैसे, उस हल आएगा कैसे, उसके लिए हमें मेथड चाहिए, विधियां चाहिए। तो हमने कहा कि रेखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकालें, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो, मोटे मोटे तौर पे इसको दो पार्ट में बांट दिया, एक ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधियां। ग्राफिकल मतलब ग्राफ से, है ना, ग्राफिक मतलब ग्राफ पे अपन, क्योंकि अपन ये सीख चुके हैं, थ्योरी में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन, ये जो रेखिक समीकरण है, ये एक सीधी रेखा, सरल रेखा बनाती है ग्राफ पे, पढ़ चुके हैं अपन, बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो भी ये अपनी रैखिक समीकरण है दो चरों के अंदर,
रैखिक समीकरण है जो अपने दो चरों के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में है, वो हमेशा ग्राफ पर प्लॉट करने पर, ग्राफ पर अंकित करने पर एक सीधी सरल रेखा का निर्माण करेगी। अब वो सीधी सरल रेखा बना सकते हैं ग्राफ पे, तो मेथड कौन सा है? ग्राफिकल। एक तरीका ये कौन सा ग्राफिकल हुआ। अब अगर ग्राफ पे हल ना करना हो, ग्राफ ना बनाना हो, केवल मैथमेटिक्स को यूज करना हो, गणित को यूज करना हो, है ना, फार्मूलों को यूज करना हो, तो फिर कौन सा मेथड है? अपने पास एल्जेब्रिक मेथड है, बीजगणितीय विधियां हैं। तो दो तरह से अपने इसको बांट दिया, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफी विधि, और एक एल्जेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि। अब देखो भाई, ग्राफिकल की बात तो खैर करेंगे, अभी मैं शुरुआत में ग्राफिकल ही लूंगा, लेकिन उससे पहले बीजगणितीय विधि में अपने पास वैसे तीन मेथड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में फर्स्ट दो की बात कर रखी है, तो तीसरे पे मैंने स्टार मार दिया है। तीसरे पे स्टार का मतलब क्या है, ये सिलेबस में मेंशन नहीं, एक बार बताऊंगा जरूर, ये मेथड भी पहले था अब हट गया है। तो एल्जेब्रिक मेथड में, बीजगणितीय विधियों में हमारे पास तीन तरह की विधियां होती हैं, उसमें से दो, पहली दो जो है वो हमारे सिलेबस में, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस मेथड को एक बार सिखाऊंगा जरूर, कुछ नॉलेज मिलती है तो बुराई नहीं है, लेकिन मेन फोकस कहाँ रखेंगे? फर्स्ट पे और सेकंड पे। तो एल्जेब्रिक में पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम ही आ रहा है प्रतिस्थापन विधि। कैसे करते हैं आगे बात करेंगे, अपन ढंग से बात करेंगे, प्रॉपरली बात करेंगे, अभी सिर्फ नाम के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा है एलिमिनेशन, विलोपन विधि। देखो, भले ही मैंने अभी बताया नहीं कि मेथड कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, लेकिन हल्का हल्का इनके नाम में छुपा हुआ है। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे में सब्स्टिट्यूट करोगे। विलोपन, दो वेरिएबल है, कुछ करके, है कुछ करके, नया काम करके किसी एक को क्या कर देंगे? विलोपित, दूसरे का मान आ जाएगा। फिर पहले को क्या कर देंगे? विलोपित, अपने दूसरे का मान आ जाएगा। फिर दूसरे को क्या कर देंगे? विलोपित, तो पहले का मान आ जाएगा। तो इस तरह से विलोपन करके, एलिमिनेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो नाम में थोड़ा बहुत छुपा हुआ आइडिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हो, जैसे अभी मैं सिंपल समझाऊं, अभी मैं जो मेथड है वो नहीं बता रहा, लेकिन सिंपल तरीका बताऊं। जैसे मान लो ए बाई बी इजगल टू सी बाई डी लिखा हुआ हो, तो आप जानते हो कैसे करते थे? इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए डी माइनस बी सी इजगल टू जीरो आ जाता है। भाई ये जाएगा इजगल टू बी सी, इधर लाएंगे तो वैसे माइनस आ जाएगा। ये चीज़ें आप जानते हैं। मैंने मेथड नहीं बताई आपको, अभी मैंने आपको मेथड नहीं बताए, घबराना मत, हिम्मत से काम लेना। कैसे करते हैं वो नहीं बताया, अभी मैंने इनके नाम में कुछ काम छुपा हुआ बताया कि इनके नाम में कुछ छुपा हुआ है। प्रतिस्थापन, किसी को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी की जगह दूसरे की वैल्यू रखना, ये तो करते हो। कहते हैं ना भाई, एक आदमी, जैसे मान लो प्लेयर है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है ना, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो क्या होता है? उसकी जगह दूसरा क्या आ जाता है? फील्डिंग करना आ जाता है। क्या कहलाता है उसको? सब्स्टिट्यूट। किसी एक की जगह दूसरा आ जाना। तो वही वाली बात यहाँ पे करेंगे, एक वेरिएबल की जगह दूसरे को उठा लाएंगे और फिर उसका मान निकाल लेंगे, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। कैसे करते हैं वो आगे बात करेंगे। एलिमिनेशन, कोई बहुत, क्या बोलते हैं, इस तरह से काम किया किसी ने कि भैया कि टीम में रहने के योग्य नहीं है, क्या किया? उसको टीम से एलिमिनेट कर दिया। क्या किया? बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, उसको टीम से हटा दिया। तो बस वही वाली बात है, एलिमिनेट कर देना, हटा देना, विलोपन कर देना। तो यहाँ किसी एक वेरिएबल को किसी तरीके से हम हटा देंगे, दूसरे का मान आ जाएगा। फिर दूसरे को हटा देंगे तो पहले का मान आ जाएगा, ऐसे। और क्रॉस मल्टीप्लाई बता ही दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई जो अपन जानते हैं वैसे कुछ करेंगे। तो ये तीन विधियां हैं अपने कोर्स की, एल्जेब्रिक विधि यानी बीजगणितीय विधि। उसमें से फर्स्ट टू पे अपन मेन फोकस करेंगे। ग्राफिकल मेथड किस तरह काम करता है, उसके एक बार स्टेप्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। उसके बाद फिर अपन इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे टिकी हुई है कि भी समीकरण कैसे बनती हैं और उसको ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं। और जो मैंने बताया, हल की प्रकृति क्या बताई थी मैंने? नेचर ऑफ सोल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो यूनिक सोल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक अतिव्यापित संपाती लाइंस हैं तो मैनी सोल्यूशन होंगे। और अगर आपके क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, दो रेखाएं समांतर हैं, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम जो अपनी अभ्यासमाला है, प्रश्नावली है या एक्सरसाइज है, वो बेसिकली ग्राफिकल, और जो अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे इसके नेचर ऑफ सॉल्यूशन के, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, उसके ऊपर आधारित है। या कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, संगतता या असंगतता निकालने में इस पर आधारित है। तो पहले ग्राफिकल मेथड को समझते हैं कि किस तरह से काम करता है।
देखो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ नहीं, तो मैं तो बना के दिखाऊंगा, पर आपको वहाँ पे ग्राफ मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको वहाँ ग्राफ मिलेगा, तो आपका तो बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनेगा। बट मैं भी कोशिश करूंगा, यहाँ ग्राफ अभी मेरे पास नहीं है, नहीं फिर भी जो बनाऊँ बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाऊँ। तो सॉल्व करें, हल करें। 2x माइनस वाई माइनस टू इजगल टू जीरो और 4x माइनस वाई माइनस फोर इजगल जीरो। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल ग्राफिकल मेथड को किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से किन चरणों में इसको करना है, वो समझाने के लिए आपका एग्जाम्पल लिया है। देखो सॉल्यूशन, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ सर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दो चरों में ये रैखिक समीकरण युग्म है। चर दो हैं, रेखीय समीकरण है क्योंकि पावर्स वन वन है अपने वेरिएबल्स की, और एक साथ हैं तो क्या हो गया, दो हैं तो ये युग्म हो गया, पेयर हो गया। सिस्टम भी बोल सकते हैं, निकाय भी बोल सकते हैं। अब इसका तरीका सिंपल, ये जैसे भी करना चाहो। जैसे मेरी हैबिट है कि मैं ये जो कांस्टेंट वहां रखता हूँ तो वैसे रख लेता हूँ। 2x माइनस वाई इजगल टू दो, दो को वहां ले गया। मेरी हैबिट है कि मैं लेफ्ट साइड में रखता हूँ वेरिएबल और राइट में क्या रखता हूँ, कांस्टेंट, है ना। बाएं पक्ष में क्या रखता हूँ, चर राशियां वाले पद, और दाएं पक्ष में क्या रखता हूँ, अचर पद। 4x माइनस वाई इजगल टू 4, ये समीकरण हो गई। ये पहली समीकरण नाम नंबर दे दो, ये सेकंड समीकरण नंबर दे दो, आगे काम आते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको अच्छी तरह पता है, देखो मैं जो भी कर रहा हूँ ना, वो ये समझाते हुए कर रहा हूँ कि वो काम क्यों हो रहा है। अगर वो चीज़ समझ में आपका आ जाए तो सोचो कितना आसान हो जाती है मैथमेटिक्स। भाई ग्राफ पे आप लोग क्या करते हो, पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये क्या है, एक बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु है। आपने ऐसा बिंदु क्यों ले रहे हो? अरे बेटा, ग्राफ पर ये दोनों सरल रेखाएं प्लॉट होंगी, ग्राफ पर ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, अंकित होंगी। और लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या देती है, एक सरल रेखा। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या देती है, एक सरल रेखा। और सरल रेखा बनाने के लिए दो पॉइंटों की आवश्यकता है। दो पॉइंट मिले और धार से इनको मिलाती क्या बन जाती है, सरल रेखा बन जाती, बनती नहीं बनती? दो पॉइंट मिले और फटाक से अपनी रेखा बन जाएगी, है ना। तो वो टेंशन नहीं है। तो दो पॉइंट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, दो पॉइंट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। चलिए, तो भाई हमने कहा कि हम इन दोनों के दो पॉइंट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, एक तरीका बनाता हूँ, यही कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन है 2x माइनस वाई इजगल टू 2। जैसे मान लो सपोज आपने कहा सर मैं y की वैल्यू निकालूं, हाँ निकाल लो। y का मान क्या आ गया, y उधर गया, 2x माइनस टू। वाई का मान क्या आ गया, 2x माइनस टू, है जी। क्या आया y का मान, 2x माइनस टू। ये अपना y का मान आ गया। अब आपने क्या किया, ये फर्स्ट लाइन थी, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन थी, एक बॉक्स बनाया। बस दो पॉइंट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। समझना है बात को। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे अपन, लेकिन ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। एक जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है ग्राफ की, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो एक बार इसमें समझ लेंगे तो आगे को एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें आसानी होगी। यहाँ लिख लीजिए x और यहाँ लिख लीजिए y, और y का मान चाहो तो लिख लो। y का मान कितना है, 2x माइनस दो। y लिखो या y का पूरा मान लिखो, आपकी इच्छा है। जरूर नहीं पूरा लिखो, आप केवल y लिख सकते हो। समझाने के लिए अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे दो, एक बिंदु यहाँ आएगा। अच्छा, बिंदु कैसे होते हैं, बिंदु से लिखते आए हैं बचपन से, x कॉमा वाई, मतलब आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, है ना। पहले x आएगा फिर क्या आएगा, y आएगा। ये बिंदु लिखना जानते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक। क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक। कुछ निर्देश देने वाले अंक। निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, संधि विच्छेद करो। निर्देशांक, निर्देश देने वाले, कुछ बताने वाले अंक। कोऑर्डिनेट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो अब इसका तरीका ये है, मेरी कोशिश पहले ये रहती है कि क्या x को शून्य रखने पर y का पूरा पूरा मान आ रहा है क्या। देखो अब एक बात ध्यान सुनना, इसीलिए मैं एग्जांपल कराता हूँ। मैंने कहा था ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, उनको समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं। आप बनाओगे ग्राफ पर, अब ग्राफ पे आप जानते हो वो 1 सेंटीमीटर का गैप बना होता है, बीच में छोटे छोटे खाने होते हैं। आप 1.1 भी बना सकते हो, है ना, ये तो पता है ना।
ऐसे खाने होते हैं, एक बड़ा खाना होता है, तो उसमें से ऐसे छोटे खाने होते हैं, है ना, ये आपको पता ही है ग्राफ में। 1.5 में 5 पर आ जाता है, 1.6 पे 6 पे 7 पे 8 पे से अपने खाने बनते हैं, ये आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको, है ना। तो ग्राफ पे जब बनाओगे आप, जैसे मान लो सपोज कोई वैल्यू आ गई एक्स की, मान लो 17.83, अब 83 कहाँ से बनाओगे? 17.8 फ्री बन जाएगा ग्राफ पे आपसे, लेकिन 83 कहाँ बनेगा? या मान लो कोई वैल्यू आ गई कि साहब 8.196, अब 8.196 तो आप कैसे प्लॉट करोगे? नहीं कर सकते ना प्लॉट आप, और करोगे तो एक्यूरेट नहीं होगा। 8.1 तो बना दोगे, लेकिन 196 कहाँ से बनाओगे? तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है किसी एक मान को रखने पर, जैसे मान लो आपको सामने भी रखूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा भी, अभी आपको आपके सामने रखूंगा दिखाऊंगा, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मान पूर्णांकों में आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी। हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे जो मान है, जो बिंदु आ रहे हैं ना, जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं, ये पूर्णांकों में आए, ताकि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आए, अंकन करने में, इन पॉइंट्स को बनाने में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इन बात का ध्यान रखेंगे अपन कि ग्राफ के सॉल्यूशन में हम ऐसे बिंदु निकालते हैं जो दशमलव में नहीं आए, है ना, और दशमलव में आ ही रहा है तो 0.5 तक आ जाए, अच्छी बात है, ऐसे 1.5 आ जाए, ये बना लोगे आप, ये ग्राफ बनता है, मिलता है 0.5 तक में, अपन को बना लेंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं, प्रयास मेरा ये रहता है, हम पूर्णांक मान लाएं, कि वो प्रयास कैसे होते हैं उसको दिखाने के लिए ही मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ। वो प्रयास कैसे होते हैं उसको दिखाने के लिए एग्जाम्पल को मैं बहुत आराम से धीरे धीरे करा रहा हूँ। और क्यों कर रहे हैं वो प्रयास? क्योंकि जब ग्राफ बनाना है तो मुझे अंकन करना पड़ेगा। अगर अपूर्णांक नॉन इंटीजर वैल्यू आ गई, उसको ग्राफ पर बनाने में समस्या आएगी। जैसे मान लो आपने सॉल्व किया और सब 4/13 आ गया, अब 4/13 को आप कैसे प्लॉट करोगे ग्राफ पर, है ना? या मान लो साहब ऐसा आ गया 299/16, अब कैसे प्लॉट करोगे इसको आप? समझ रहे हो? तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आए, पूर्णांक आ जाए। क्या ऐसी कोशिश संभव है? बिल्कुल संभव है, एकदम संभव है, पहाड़े आते हैं संभव है। आओ समझें। सपोज मैंने x का मान रखा 0, मैं 0 रख के जरूर देखता हूँ, आप भी हबी डाल लो, आप भी हबी डाल लो। मैं 0 रख के जरूर देखता हूँ, दैट एक बार x का मान 0 है और एक बार y का मान 0 है, ये मेरी हैबिट सी बन गई है, और आपको भी हैबिट डाल लेना चाहिए। हाँ, 0 रखने पर नहीं आ रहा है पूरा पूरा मान, तो फिर अपन सोचते हैं आगे पहाड़ से, वो भी करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन, एम्पल क्वेश्चन हैं अपने पास, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो तमाम जो चीज़ें समझने वाली हैं वो सब अपने सामने आ जाएंगी। तो हाल फिलहाल एक हैबिट बना रखी है मैंने, मैं 0 पर जरूर चेक करता हूँ। जब मैंने x 0 रखा तो देखो ये 0 हो गया, x 0 हो गया ना, तो 0 × 2 0, y के बचा -2, ये लो। ऐसे लड्डू की तरह भाग भाग के पॉइंट आते हैं। हाँ, प्लस माइनस से नहीं घबराना, मैं बनाऊंगा भी ग्राफ, माइनस से नहीं घबराना, वो तो अपन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार मैंने x को रखा 0, तो वैल्यू क्या आई? -2 आई। सपोज मैं x को रख दूं, मान लो सपोज मैं x को रख दूं 3, ऐसी ऐसी ले लिया मन से मैंने। सपोज मैं x को रख दूं 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, लो आ गया पॉइंट। मैं मन से रख रहा हूँ, 0 जरूर चेक करता हूँ, 0 जरूर चेक करता हूँ। मैं उल्टा भी कर सकता था, मैं y को 0 रख सकता था, लेकिन फिलहाल मैंने भी आपके सामने नहीं रखा, चलो वो भी रख देता हूँ। हालांकि पॉइंट आ चुका है, पॉइंट आ चुका है। x रखा 0 तो y आया -2। एक बार आप y रखो 0, जैसे मान लो आपके मन में आया सर y को रख के देखें, एक बार रख के देख लो, y रखो 0, तो यहाँ पे क्या रख दोगे? 0। यहाँ पे क्या रख दोगे? 0। तो 2x - 2 = 0, यानी 2x कितना? 2। अगर 2x की वैल्यू 2 के बराबर, 2 से 2 कट गया, कितना आया? x 1 आया। कितना? x 1 आया। ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल चलो मैं अभी 3 4 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, तो मुझे समझा, अभी ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है, ठीक है? ऐसे सेकंड को करो। सेकंड कौन है भैया? 4x - y = 4। मैंने बॉक्स बनाया, ये सेकंड है, इसके लिए भी y निकाल लो, y आया 4x - 4। मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ पर x और यहाँ y, और y खुद कौन है? 4x - 4।
सपोज मैंने एक्स रखा 0, है बेटा मेरी, तो सपोज मैंने एक्स रखा 0, जैसे ही आपने एक्स रखा 0, ये 4x 0 बन गया, तो y का मान कितना है -4। ये लो y का मान कितना है -4। आप चाहो तो एक बार y को 0 रख सकते हो। अगर y को रखोगे 0, जैसे मान लो आपने कहा सर अब की बार तो रख के दिखाई दो, लो बेटा y को कह 0 रख दो। अगर आपने y को रखा 0 समीकरण के अंदर, एक बार आपने x को रखा 0 तो y आ गया -4, एक बार आपने x को रखा 0, तो अगर 0 रखने से, अगर शून्य रखने से इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो इससे आसान क्या हो सकता है? गणना कितनी आसान हो जाती है। शून्य रखने से गणना कितनी आसान हो गई। एक बार रखा 0x तो केवल y का मान आएगा। भाई समझ में आ रही बात मेरी। एक बार अपन ने अगर x को रखा 0 तो y का मान भाग के आ जाएगा, एक बार अपन ने y का मान रखा 0 तो x भाग के आ जाएगा। तो शून्य रखना सबसे आसान है, सबसे आसान है, सबसे फलदायी है, सबसे आसान है, सबसे फ्रूटफुल है, फलदायी है। हाँ, अगर शून्य रखने पे पॉइंट में वैल्यू आती है या इंटीजर नहीं आता है, पूर्णांक नहीं आता है, तो फिर आगे अपन बहुत क्वेश्चन में करेंगे, वो काम भी सीखेंगे। तो फिलहाल जैसे ही मैंने यहाँ पर y को रखा 0 है, तो y को रखा 0 तो 0 हो गया। 4x का मान 4, अगर 4x का मान 4 है, 4 से 4 कट गया, x कितना आ गया 1। भाई वाह, x कितना आ गया 1। पॉइंट दोनों आ गए हैं। आपको पता है पॉइंट कैसे लिखते हैं, कैसे कहा था, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। तो पहला पॉइंट क्या है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ दिखाने के लिए। पहला पॉइंट ऐसे, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। तो पहला पॉइंट 0, -2, सेकंड पॉइंट 3, 4, सेकंड पॉइंट 3, 4। ये लाइन नंबर 1 का मामला चल रहा है, ये लाइन नंबर 1 का मामला चल रहा है। बीच में तोड़ देता हूँ। लाइन नंबर 2, पहले x फिर y, पहले x फिर y, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। तो 0, -4, पहला पॉइंट 0, -4। एंड दूसरा पॉइंट 1, 0, दूसरा पॉइंट 1, 0। लो भैया पॉइंट आ गए। पॉइंट आने के बाद पहला पड़ाव, पॉइंट आने के बाद पहला पड़ाव खत्म, पहला चरण खत्म। तो पहला चरण क्या बोलता है, जो भी आपको युग्म दे रखा है, जो भी आपको पेयर ऑफ लाइंस दे रखी हैं, उनके लिए 2-2 पॉइंट, उनके लिए 2-2 पॉइंट। 2-2 पॉइंट क्यों? एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट बहुत होते हैं। उन 2 पॉइंटों को मिलाते हुए सरल रेखा खींच सकते हैं, तो वही काम हमको करना है, इसलिए कहते हैं 2 पॉइंट निकालना है। और जितने आसान हो सके उतने आसान पॉइंट। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा, तो जब आप मन से रख रहे हो तो क्यों ना सर मैं यहाँ पर x को 1000 रख दूं। मैंने बेटा 1000 ही क्यों, जब रखेगा तो लाख रख दे, 1 करोड़ रख दे। अरे जब रखेगा 1 करोड़ तो y के मान भी करोड़ों में आएंगे ना। तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉटिंग कैसे करेंगे उनकी। कहीं तो पॉइंट चल रहा है अपना 0, -2 और एक आ गया हजारों में। तो 0 और 1000 के लिए स्केल कैसे लेके आएंगे, स्केल भी लानी पड़ेगी अपन को। तो हमेशा ऐसा रखो जो इजीली अपन प्लॉट कर सकें। तो ये वाली बातें होती हैं जो क्वेश्चन करते टाइम दिमाग को करती हैं खराब, कि भाई ये ऐसा करें तो वैसा करें तो ये उसको क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई तमाम बातें जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं या आपका ध्यान डाइवर्ट कर सकती हैं, उनको पहले समझ लें कि हम ऐसे पॉइंट लेते हैं जो पूर्णांक हों और जो इजीली क्या हो अपने ग्राफ पे प्लॉट हो जाए। अब ये 2 पॉइंट आ चुके हैं, अब इनको अपन को प्लॉट करना है। तो मैंने देखा हाईएस्ट कितना पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है 4। अब क्या देखता हूँ मैं सब में, ये पूरी ये लाइन चली ना, 0, -2, 3, 4, 0, -4, 1, 0। हाईएस्ट कितना है +4, लोएस्ट कितना है -4। तो हाईएस्ट और लोएस्ट देख लो, उच्चतम और न्यूनतम देख लो, ताकि आपको ग्राफ पर स्केल लेने में परेशानी ना आए। क्यों देखते हैं उच्चतम और न्यूनतम, कि हाईएस्ट कहाँ तक जाना है +4 और लोएस्ट कहाँ तक आना है माइनस में, कोई है क्या, हाँ है -4। तो ये मैं जब अपना वो बनाऊंगा स्केल तो मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। अब देखो बच्चा, तो मैंने देख लिया कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, वो 4 से 4 तक हैं, उस हिसाब से बना रहा हूँ मैं। ये लो भाई, ओ मतलब मूल बिंदु, ओ मतलब क्या, मूल बिंदु। ये होता है अपना x, ये होता है अपना y, ये होता है, बोल लो चाहे -x, चाहे तो बोल लो -x, या चाहे तो बोल लो क्या x के ऊपर डैश, एक ही बात है। ऐसे ये वाला y का माइनस है ना ये, तो ये वाला या तो बोल लो माइनस का y, या कुछ बुक्स क्या बोलती हैं y के ऊपर डैश, डैश का मतलब नेगेटिव ऑफ दैट वेरिएबल।
क्योंकि मुझे पता है मेरा हाईएस्ट चार्ज है, तो ये ध्यान से करना कि स्केल अच्छी बने। मुझे पास ग्राफ नहीं है, आपके पास ग्राफ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिना ग्राफ के भी आपके लिए शानदार बनाऊं, कोशिश करूं। तो देखो डिस्टेंस सेम रख रहा हूँ, 1 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये प्लस का 1 2 3 4, ये माइनस का -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऐसे ऊपर भी वही सेम रखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे आओ नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4 बन गए। इससे जरूरत है नहीं, ये अपना ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, शुरुआत यहीं से करेंगे, 0 है अपना, शुरुआत यहीं से करेंगे। अब अपना लाइंस बनाने का काम शुरू हो गया, अब अपना लाइंस बनाने का काम शुरू हो गया। फर्स्ट लाइन की बात करें, 0 -2, आप जानते हो ये तो क्या होता है x और ये क्या होता है y, जानते हो आप। x पे 0 मतलब चलना ही नहीं है, पहला पॉइंट, फर्स्ट लाइन का पहला पॉइंट, फर्स्ट लाइन का पहला पॉइंट, x पे 0 चलना ही नहीं है। y पे नेगेटिव साइड में 2, तो 0 -2, x पे चलना ही नहीं था, x पे 0 ही है, यहीं यहीं कहीं खड़ा हूँ, यहीं खड़ा हूँ। y पे कितना, -2, तो ये प्लस का y है, नीचे नेगेटिव है, तो -2 मतलब पहला दूसरा ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, है ना, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। पॉइंट लिख देता हूँ, 0 -2, पॉइंट भी लिख दिया। दूसरा पॉइंट 3 4, x पे 3 y पे 4, x पे 3 प्लस साइड, x पे 3, 1 2 3 यहाँ आ गए, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, y पे भी चलना है। देखो काम खत्म नहीं हुआ साहब, x पे 3 तो y पे 4, तो पहले चले x पे 3, यहाँ खड़े हो गए। x पे 3 का मतलब है ठुमकते 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 ठुमकते, देखो यहाँ शुरू हुए, चले 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 चले, यहाँ आके खड़े हो गए। फिर देखा एक्स पे तो आ गए, अब कहाँ चलना है, वाई पे, वाई पे कौन सा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाई इधर है, इधर ऊपर है, ऊपर साइड है, तो यहीं खड़े खड़े जहाँ आ चुके थे, जहाँ आ चुके थे वहां से 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट। तो एक्स पे 3 वाई पे 4, ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, एक्स पे 3 वाई पे 4, एक्स पे 3 वाई पे 4, इन दोनों को मिला दो, क्या लाइन बनी है, वही वाह, जरा अच्छी बनी है, एक्स पे 3 वाई पे 4, एक्स पे 3 वाई पे 4, ये अपनी लाइन नंबर 1 है। चाहो तो नाम भी लिख दो, लेकिन मैंने जो शेडिंग जो बताया था, ये लाइन 1 है इसलिए काम आ रही है, 1 है और ये 2 है, तो 1 2 लिखने से काम आसान हो जाएगा। अब दूसरी लाइन पकड़ लो, कलर चेंज कर देंगे। सेकेंड लाइन 0 -4, 0 -4, कलर और चेंज कर देते हैं, 0 -4, 0 -4 मतलब क्या, एक्स तो 0 है, वाई कितना है, -4, तो पॉजिटिव नहीं, -4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट, ये है 0 -4, 0 -4। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट 1 0, एक्स पे 1 वाई पे चलना ही नहीं है, एक्स पे 1 वाई पे चलना ही नहीं है, एक्स पे हमेशा प्लस साइड में ही चलेंगे, यहीं से चलेंगे हमेशा, यहीं से एक्स पे 1, ये वाला पॉइंट आ गया, बस दोनों को मिला दो, क्या लाइन खींची, वाह, ये लाइन नंबर 2 है। बताओ दोनों कहाँ मिली, जहां दोनों मिली वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां दोनों मिली वो क्या है, अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। आपको दिख रहा होगा कि 1 0 पे, किस पॉइंट पर, 1 0 पे दोनों मिल गए, ये 1 0 है पॉइंट,
तो यहाँ पर एक पॉइंट जो कॉमन आ रहा है दोनों में, वो कौन है अपने पास, 1,0 है। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड दे इंटरसेक्ट एट 1,0. So the solution of pair of linear equation is x तो कितना 1 और y कितना 0। क्यों, आगे x पीछे y है ना, हिंदी में लिखें तो चूंकि रैखिक समीकरणों को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी हैं एवं प्रतिच्छेद बिंदु 1,0 है। अतः रेखीय समीकरण युग्म का हल भाई क्या है, x तो 1 और y क्या 0, x तो क्या 1 है और y क्या है आपका 0 है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि भैया इसका आंसर आ गया ग्राफ से। तो ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली सिर्फ ये बताने के लिए बताया कि कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा ग्राफिकल में, कुछ चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा ग्राफिकल में, कि भाई हमें ग्राफ बनाने के लिए हर लीनियर इक्वेशन का, हर रेखीय समीकरण के 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट क्यों, जब भी 2 पॉइंट को मिलाते हैं हमें सरल रेखा मिल जाती है। 2 पॉइंट लेने के टाइम ध्यान रखना है, कोशिश करो शुरुआत में एक बार x को 0 रख के और एक बार y को 0 रखकर। अगर x और y को 0 रखने पर आपके दूसरे वेरिएबल के मान, अगर चर, अपने जो दूसरा चर है, जो दूसरा वेरिएबल है, उसके मान अगर क्या आ रहे हैं, पूर्णांक आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं, तो बात वहीं खत्म हो गई। इंटीजर नहीं आ रहे हैं तो ऐसा कोई मान ढूंढते हैं आगे चल के जिससे अपना पूर्णांक मान प्राप्त हो, क्योंकि पूर्णांकों को ग्राफ पर बनाने में आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर वो डेसिमल आ गए, इरेशनल आ गए, रूट वाले आ गए, है ना, तो खैर उसमें रूट वाले मेरे ख्याल से आएंगे नहीं सॉल्व करने। हाँ, इक्वेशन में ही दे रखा हो अलग बात है, फिर वो क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करते हैं अपन, जो आगे की मेथड है एल्जेब्रिक। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने खेल खेल में। कौन सी इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने, मैंने ये कहा कि अगर इस तरह के मान आ जाएं जिसमें फ्रैक्शंस हो, भिन्न हो, जैसे मैंने बोला था ना 299/16, 7/13, है ना, 18/63 या 61, ऐसा कुछ बोल दूं मैं, तो ये सब मान यहाँ प्लॉट करना मुश्किल होता है ग्राफ पर। तो इसीलिए तो क्या दिए गए आगे मेथड, एल्जेब्रिक। क्या मेथड दिए गए, एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय। वो उस तरह के मानों के लिए बड़े काम आते हैं। हालांकि आंसर सेम आएगा, आप कुछ भी कर लो सेम आंसर आएगा विधि से, लेकिन यहाँ पे बनाना कितना मुश्किल है। ऐसे गंदे गंदे मान आ जाएं, पॉइंट वाले मान आ जाएं, दशमलव वाले मान आ जाएं, अपरिमेय वाले मान आ जाएं, तो कैसे प्लॉट करेंगे इनको ग्राफ पे अपन, है ना, नहीं कर सकते। इसीलिए आगे के मेथड बनाए गए कि जब अपने पास और अलग तरह के मान होते हैं तो वो भी अपन कर सकते हैं, किससे, एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय मेथड से कर सकते हैं। आओ अब आगे चलते हैं। अब हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 3.1। आज शुरू करते हैं अपन प्रश्नावली अपनी 3.1। पहला क्वेश्चन है, कुछ आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, आपको एक शब्दों वाली समस्या दे रखी है, और आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ सरल जो आपके समीकरण है, रेखीय समीकरण है, उस रेखीय समीकरण का आपको बनाना है, उस रेखीय समीकरण को आपको बनाना है। तो अभी तक तो क्या हो रहा था, रेखीय समीकरण बने बनाए मिल रहे थे, जो एग्जांपल मैंने लिए वहां पर सब कुछ बना बनाए मिल रहा था। जैसे मान लो मैं बोल दिया 2x + 3y = 4 और x - 5y = 10, ऐसे कुछ भी नाम ले रहा हूं मैं, तो ये बनी बनाई मिलती थी। आज हमको कहा गया फॉर्म, फॉर्म द, फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, फॉर्म लिखा हुआ है, FORM, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग
प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कि पहले समस्या बनाओ, देखो कितनी अच्छी बात है, पहले समस्या बनाएंगे भी हम, और फिर क्या करो, जब समस्या बन जाए, जब आपके रेखीय समीकरण का युग्म बन जाए, जब आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाए, तो फिर क्या करो, उसको सॉल्व भी करो। किसे करो, ग्राफ से सॉल्व। किसे करो, ग्राफ से सॉल्व करो। ठीक है भाई, कर लेंगे। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। करते हैं भाई। 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हुआ क्या, हुआ ये, कक्षा 10वीं के, आप भी 10वीं के हैं, तो कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, हालांकि चलो क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, हो सकता है 60 बच्चे हों, 70 बच्चे हों, कि कम भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 10 बच्चों ने, उस क्लास के 10 बच्चों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मैथमेटिक्स क्विज है ना, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो गर्ल्स हैं वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा हैं। जैसे मान लो, सपोज ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो अपने बॉयज़ 6 हैं तो गर्ल्स क्या है, 4 ज़्यादा यानी 10 हैं। अगर बॉयज़ 6 हैं तो गर्ल्स क्या है, उससे 4 ज़्यादा 6 हैं। अगर बॉयज़ 10 हैं तो गर्ल्स कितनी है, 14। ऐसे एग्जाम्पल लिया मैंने। अब बताओ प्रतियोगिता में कितने तो लड़कों ने भाग लिया और कितनी लड़कियों ने भाग लिया। ऐसे क्वेश्चन का मूल मंत्र, ऐसे क्वेश्चन का बेसिक ये है कि जो अज्ञात है, जिसे ज्ञात करना है, उसको एक्स वाई मानो। अब यहाँ लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, इन्हीं को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। इन्हीं को क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। अब कहने को तो आप चाहो तो ऐसे मान सकते हो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज को बी मान लो, तक याद रहे बी फॉर बॉयज, और गर्ल्स की संख्या को जी मान लो, जी फॉर गर्ल्स याद रहे। लेकिन सामान्यतः हम वेरिएबल अपने अभी 10th क्लास के लेवल में हम क्या लेंगे, एक्स वाई लेंगे, है ना। अभी हम एक्स वाई लेंगे, तो एक्स वाई लेंगे तो किसी को भी एक्स मान लो, किसी को वाई मान लो। चलो अपन एक काम करते हैं, बॉयज़ को मान लेते हैं एक्स और गर्ल्स को मान लेते हैं वाई। तो क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे हुई, क्वेश्चन के सॉल्यूशन शुरुआत ऐसे हुई, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। मतलब माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या, जो भी अज्ञात है ना, जो निकालना, उसी को ऐसा मानते हैं। जो आगे भी क्वेश्चन करेंगे, जो चीज़ अज्ञात होगी, जिसको निकालना है, जिसको ज्ञात करना है, उसी को एक्स वाई मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या y है, पहली बात तो ये हुई, मान लिया गया। अब ATQ जानते हैं, ATQ मतलब क्या होता है, बुक्स में लिखा देखा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार। तो कहीं आगे मैं लिखूं ATQ और ये नहीं लिखूं, समझ जाना इसका मीनिंग क्या है ATQ का। तो ATQ मतलब हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मानना है। अब आपने कहा सर ये चीज़ क्यों बोली आपने, अरे बेटा टोटल ध्यान प्रश्न के ऊपर है। प्रश्न चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया, कुल मिला के 10 विद्यार्थी थे। अब उस विद्यार्थी में गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है, पता नहीं, ये तो पता करना है। उन 10 विद्यार्थियों में गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी, ये नहीं बताया क्वेश्चन है, पूछा ही ये लिया कि भाई 10 तो विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों में छात्राएं भी हैं और छात्र भी हैं, विद्यार्थियों में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, है ना। तो ये पक्का पता है कि कुल मिला के 10 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है कि भैया x प्लस वाई ये 10 होंगे 100%। क्यों, बॉयज हों प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स हों, कुल मिला के 10 ने भाग लिया था, कुल मिला के केवल 10 बच्चों ने भाग लिया था। तो बॉयज की संख्या प्लस गर्ल्स की संख्या का कुल योग 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड एक बात और बोली है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। गर्ल्स क्या मानी है आपने, वाई मानी है। गर्ल्स क्या मानी है आपने, वाई मानी है। बॉयज़ क्या माने हैं आपने, एक्स माना है। जो भी आप मानना चाहें, आप उल्टा माने कोई दिक्कत नहीं, वो चीज़ उल्टी अपने आप उल्टी हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, वो आपका सेम आंसर आएगा। जैसे किसी मन में आया सर मैं मान लूँ नंबर ऑफ बॉयज़ को वाई और नंबर गर्ल्स एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर दोबारा से वही आएगा जो आना है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल तो जो मैंने माना उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। क्वेश्चन ने ये कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ के हम पकड़ रहे हैं। जो क्वेश्चन की अपनी शब्दावली है उसको पढ़ के हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उन विद्यार्थियों में बॉयज भी थे गर्ल्स भी थे, लेकिन कुल मिला के 10 से ऊपर नहीं। खत्म। फिर कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि वाई, जो वाई हैं वो क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। बॉयज कौन है, एक्स, एक्स से 4 ज्यादा है। हो गया क्या भैया? भाई क्या बोला है, लड़कियां की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या में आप जोड़ दीजिए 4। ये तो क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन ने बोला कब है, लड़कियों की संख्या कब आएगी, लड़कियां जो हैं वो लड़कों के मुकाबले 4 ज्यादा हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ लड़के 6 हैं, अभी मैंने पता नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ लड़के 6 हैं तो लड़कियां क्या होंगी, 10। अगर लड़के 6 हैं तो लड़कियां क्या होंगी, 10। तो लड़कियों की संख्या कैसे आ रही है, लड़कों की संख्या प्लस कितना, 4, ऐसा आ जाएगी। तो ये हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लग गया कि भाई मामला क्या है। ये दोनों इक्वेशन अपने तैयार हो गई हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 को मैं प्रॉपर लिख रहा था, मेरी हैबिट है एक्स वाई को साथ लेके चलने की, है ना। तो वाई को यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो गया। 2 को और ढंग से लिख लेते हैं, तो इधर लेके आए या इसको तो लिया, जो इच्छा कर लो, माइनस का एक्स प्लस का वाई इजगल टू 4, जो इच्छा कर लो। ये लो नंबर 2, प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने काम किया है, प्रॉपर फॉर्मेट में अपन ने काम किया है। तो ये तो अपनी होगी पहली पहली इक्वेशन, और ये होगी अपनी दूसरी इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। अब इन 2 इक्वेशन, क्वेश्चन ने जो कहा था ना फॉर्म, क्वेश्चन क्या बोला था, देखो पढ़ो जरा, क्वेश्चन ने क्या बोला था। क्वेश्चन ने बोला था फॉर्म द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशंस। ये लो फॉर्म तो कर दी, ये पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, 2 चरों में युग्म, 2 चरों के अंदर 2 रेखीय समीकरण युग्म में बना दिया। अब कहता है बन गया हो तो क्या करो उसको भाई, बन गया हो तो उनको ग्राफ से सॉल्व करो, और ग्राफ से सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है। अब ग्राफ से सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफ। ग्राफ द्वारा रेखीय समीकरणों के युग्म का हल। अब ग्राफ से करते हैं तो आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल पता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आप नहीं जानते हो। आप जानते हो कि सर अब तो आप बॉक्स बनाओगे, आपकी हैबिट है। हाँ बनाऊंगा बेटा, बॉक्स तो बनाऊंगा, दोनों की बना देता हूँ, है ना, दोनों की बना देता हूँ। फर्स्ट लाइन है x प्लस वाई इजगल टू 10, और सेकेंड लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई इजगल टू 4। मेरा काम बिल्कुल सेट पैटर्न रहता है, मैं बदलता ही नहीं हूँ। x तो x ही है, और यहाँ y का मान क्या हो गया, 10 माइनस एक्स। यहाँ y कौन हो गया, 10 माइनस एक्स। अपने मन से रखो वैल्यू, मजे से अपने मन से रख दो वैल्यू, कोई मजे से कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। सपोज सपोज मैंने x रखा 3, मान लो, जीरो भी कर सकते हो, जीरो भी कर सकते हो, 10 आ जाएगा। मैं ऐसी मैं कहा था ना कि आपको और चीज़ सिखाऊंगा, वो जीरो वाला सिखाई दिया मैंने, जीरो रखना सिखाई दिया ना मैंने, वो तो फिक्स दिमाग में हो गया आपके। वो इससे ये हो सकता है, उससे भी, इससे हो सकता है। आपने x रखा 0 तो y का मान 10, आपने y रखा 0, x का मान 10, इतना आसान। देखो तो शून्य रखना तो बड़ा आसान होता है, बट मुझे और चीज़ें भी सिखानी है, क्योंकि हमेशा शून्य काम नहीं करेगा ना। कुछ क्वेश्चन में शून्य रखने पर भी वो क्या आ जाएगा, अपूर्णांक, नॉन इंटीजर आ जाएगा। तो उसमें किस तरह सोचते हैं वो भी बताना मेरे लिए जरूरी है। तो 0 से तो हो ही रहा है, ये शून्य से भिड़ती खत्म हो रहा है। एक्स रखा शून्य है तो देखो वाई कितना आ गया, 10, छुपा लो। एक्स रखा शून्य है तो ये छुप गया, वाई 10 आ गया, और वाई रखा शून्य है, एक्स 10 आ गया। तो ये तो खत्म हो रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ भी हो रहा है, एक्स रखा शून्य है तो वाई 4, एक्स रखा शून्य है तो वाई 4, वाई रखा शून्य है, एक्स माइनस 4। तो ये तो ऐसे ही हो रहे हैं। उसी से करेंगे, चलो चलो एक बार 0 से करते हैं, छोड़ो, जब इतना ही आपके मन में आ गया तो चलो 0 से करते हैं। आओ मजा है, 0 से करते हैं। एक्स रखा शून्य, एक्स रखा शून्य है तो वाई आ गया 10,
एक बार y रखा शून्य, y रखा शून्य तो x आ गया 10, तो शून्य रख के तुरंत कर लिया करो। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, अपने पास क्वेश्चन की बिल्कुल बाहर बनी हुई है, टेंशन ये नहीं है क्वेश्चन की, खूब क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी अपन सीख जाएंगे। अभी अपन चलो जीरो वाला फंडा जो है उसको सीख लेते हैं, है ना, अभी जीरो फंडा जो है उसको भी सीख लेते हैं। यहाँ पर भी करो काम, एक्स तो एक्स ही है, और x का मान क्या आएगा अगर y रखूंगा तो y आएगा आपके पास 4 + x, y आएगा 4 + x। ठीक है भाई, x तो x ही है, अगर y का मान निकालना है x को वहां ले जाओ, अगर y का मान निकालना है x को वहां ले जाओ तो होगा 4 + x, ठीक है ना। या चाहे ओनली x वाई लिखो, या ये लिखने की मैंने हैबिट इसलिए डाल रहा हूँ कि अभी तो खैर नहीं, जीरो वाले में तो काम नहीं आता ये चीज़, लेकिन जब अपने वो चाहिए होंगे ना अपन को क्या, जब जीरो रखने पर फ्रैक्शन आएगा, भिन्न आ जाएगा और अपन को एक पूर्णांक चाहिए होगा, तो वहाँ ये कितना जुड़ रहा है कितना घट रहा है ये बड़ा दिमाग में काम करता है, इसलिए मैं इसको लिखने की हैबिट डाल रहा हूँ। फिलहाल तो फर्क पड़ता नहीं है, एक्स रखा जीरो, देखो वाई आ गया 4, वाई रखा जीरो, एक्स आ गया -4। पॉइंट कैसे लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं आगे एक्स पीछे वाई, 0 10 और 10 0, 0 10 एंड 10 0, आगे एक्स पीछे वाई, 0 4 एंड -4 0, 0 4 एंड -4 0। लो भैया पॉइंट आ गए। पॉइंट जब आ गए तो नेक्स्ट काम क्या होता है, ग्राफ होता है। हाईएस्ट कौन है, 10 है, लोएस्ट कौन है, -4। हाईएस्ट कौन है, 10 है, लोएस्ट कौन है, -4। स्केल ले लो दो दो का, स्केल ले लो कितने का, दो दो का स्केल ले लो। स्केल आपको लिखनी पड़ेगी, मैं तो खैर बना रहा हूँ कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, एक बड़ा खाना इज इक्वल टू 2 इकाई। क्योंकि साफ दिख रहा है मेरे को कि दो दो में इकाई चल रही है, तो मैं अब इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। 10 जाना है हाईएस्ट, है ना, माइनस में कितना है, माइनस में 4 ही है, माइनस में 4 ही है, प्लस में 10 है। माइनस में 4 ही है, देखो ध्यान समझना मेरी बात, क्या कर रहा हूँ देखो, थोड़ा देखने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, मैंने इसको बड़ा बनाया है, दो दो का स्केल ले रहा हूँ, हर बॉक्स 2 इकाई, तो 2 4 6 8 10, 2 4 6, ये होता है मेन खेल, 8 10, जितना ही उतना ही ले लो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, इसको बजाना नहीं है। नेगेटिव में कितना है, -4, तो -2 -4 -2 -4, यहाँ पर भी -2 और -4, -2 और -4, खत्म। ये अपना ओरिजिन है। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स, ये क्या है, चाहो तो नेगेटिव एक्स बोल लो या एक्स के ऊपर डैश लगा दो। ये क्या है, पॉजिटिव वाई, ये वाला चाहो तो नेगेटिव वाई बोल लो या वाई के ऊपर डैश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आओ लाइन्स को बनाना शुरू करें, कलर करते हैं चेंज। एक कलर लेते हैं पीला, फर्स्ट लेते हैं पीले को। पहला पॉइंट 0 10, एक्स पे 0 वाई पे 10, एक्स पे चलना ही नहीं है, एक्स पे 0 वाई पे 10 का मतलब क्या है, एक्स पे नहीं चलना, वाई पे चलना है 10, एक्स पे नहीं चलना, ये एक्स है, एक्स पे नहीं चलना, पहला पॉइंट है एक्स पे 0 वाई पे 10, एक्स पे नहीं चलना, कहाँ खड़े हो, ओरिजिन पे। जब चलना ही नहीं एक्स पे तो अभी शुरू कहाँ से करते हैं, हमेशा ओरिजिन से शुरू, हमेशा करते हैं ओरिजिन से। यहाँ चलना है वाई पे 10, ये पहुंच गया ये 10, ये पॉइंट हो गया 0 10, एक्स पे 0 वाई पे 10। दूसरा पॉइंट शायद 10 0 है, अब की बार एक्स पे 10 वाई पे 0, एक्स पे 10, चले एक्स पे शुरू कहीं से करेंगे,
एक्स पे चले 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 10 पे रुक गए, वाई पे जाना ही नहीं है। एक्स पे 10 वाई पे 0, एक्स पे 10 वाई पे 0, तो एक्स पे 10 वाई पे चलना ही नहीं है, यही पॉइंट आ गया। ये पॉइंट कौन सा है? 10,0। दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दिया, लाइन नंबर कौन सी है? 1। दोनों को मिला दिया, लाइन नंबर कौन सी? 1। कई लोग यहाँ लिखते हैं लाइन, कई लिखते हैं यहाँ पे लाइन, लाइन 1 कौन सी है? लाइन 1 ये है आपके पास x प्लस वाई 10, कई लिखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई 10, लिख सकते हो, जो मैं भी लिखता हूँ, ऐसे भी कई लिखते हैं x प्लस वाई 10, बट मैं अगर ये लिख रहा हूँ 1, तो 1 का एक्सेप्ट मतलब क्या है? आपने नंबरिंग कर रखी है 1, तो 1 दिख गई उसको। अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं और वो नंबरिंग यहाँ शो कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं और नंबरिंग शो कर रहे हैं, तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को दिख गया, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करा दिख गया उसको कि हाँ 1 यहाँ पर भी दिया है, 1 यहाँ पर भी दिया है। लाइन 1 खत्म हो गई, लाइन खत्म हो गई। लाइन सीधी है क्या? अरे अपने पास तो वो है, क्यों बनाए अपन ऐसे? अपने पास तो वो है ना, भूल ही गए अपन तो। ये लो भाई, ये लो लाइन 1, ठीक है। सेकेंड लाइन, एक्स पे 0 वाई पे 4, एक्स पे 0 वाई पे 4, एक्स पे 0 वाई पे 4, एक्स पे चलना ही नहीं है, एक्स पे चलना ही नहीं है, वाई पे कितना? 2 और 2 4, ये वाला पॉइंट। चलो ले लेते हैं दूसरा, वाई पे 4, ग्रीन ले लेते हैं। -4 0, एक्स पे -4, एक्स पे -4, एक्स पे -4, एक्स पे -4 भाई साहब, एक्स पे -4, तो यहाँ चलेंगे, ये नेगेटिव एक्स, एक्स पे -4, वाई पे चलना ही नहीं है। तो जब खड़े यहाँ थे, एक्स पे चलना है नेगेटिव, एक्स पे क्या चलना? नेगेटिव चलना है, एक्स से नेगेटिव यहाँ नहीं है, ये तो ऊपर वाई है, ये तो वाई है, ये वाई का पॉजिटिव, ये वाई का नेगेटिव, ये एक्स का पॉजिटिव, ये एक्स का नेगेटिव, एक्स से नेगेटिव पे 4, ये वाला पॉइंट, और वाई पे चलना ही नहीं है। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, उससे मिलाते हैं, अपने पास तो लाइन खींचने का है, तो गलती नहीं हो। ये लो, ये लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2, और चाहो तो उस पर लिख दो, लाइन 2 क्या थी? -x + y 4, -x + y 4, माइनस का x प्लस का y = 4। लिखना लिख दो, लेकिन 2 लिखना सफिशिएंट था, बन गया। अब दोनों कहाँ कट रही हैं? एक सिंगल पॉइंट पे कट रही हैं, दोनों कहाँ कट रही हैं? सिंगल पॉइंट पे कट रही हैं। और ध्यान दो, देखो मैंने बनाया है ऐसे ही बिना ग्राफ के, फिर मेरा आंसर सही आया है। आप ध्यान दो, इस पॉइंट को खींच के नीचे लेके आओगे 3 पे आ रहा है, आपके तो आप तो बनाओ ग्राफ पे, आपको सही आएगा। मेरा तो ग्राफ पे था नहीं, लेकिन फिर भी मैं ग्राफ पे कोशिश की, और कोशिश में मैं काफ़ी कामयाब भी हुआ कि मेरा जो आंसर है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सही आ रहा है। देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट है। इसको अगर नीचे लेके आए हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि किस पे कट रहा है? 3 पे। और इसको सामने लेके जाओ, तो ये कहाँ कट रहा होगा? 7 पे। कहाँ कट रहा है? 7 पर। तो ये पॉइंट आपका आपके ग्राफ पे आएगा, आपके तो ग्राफ पे आएगा 3,7। पहले एक्स बाद में वाई, ये नहीं कि 7 3 कर दो, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, 3,7। इसका मतलब आपका एक्स तो कितना आ रहा है? 3, और वाई कितना आ रहा है? 7। एक्स क्या थी? आपके नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, और वाई क्या था आपका? नंबर ऑफ गर्ल्स। वाई क्या था आपका? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज की संख्या 3 है, गर्ल्स की संख्या कितनी है? 7 है ना। बॉयज की संख्या कितनी है? 3 है, और गर्ल्स की संख्या कितनी है? 7 है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ऐसे आपका तो फर्स्ट क्लास ग्राफ पे आएगा। तो मैं तो जब बिना ग्राफ के तो वैसे बना रहा हूँ, मेरा बिल्कुल जो चाहता था वैसा आया, जो आंसर था वही आया, अपने आप ही मेरा ये 3 पे आया, और ये कितने आया? 7 पे आया। तो इसका मतलब है आपका तो ग्राफ पे कितना शानदार बनेगा। तो ये तरीका होता है अपने ग्राफिकल सॉल्यूशन का। जो स्केल ले रहे हो आप, देखा मैंने कि 0 के बाद सीधा 2 पे आया हूँ, फिर 4 पे, 2 2 का गैप। तो जितने का गैप आप ले रहे हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, स्केल, पैमाना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पैमाना। आपको पैमाना लिखना पड़ेगा कि एक बिग बॉक्स जो आपके बॉक्स होता है ग्राफ पर, वो आपने 2 इकाई के बराबर लिया है। तो 2 के बाद सीधा 4, फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, वो बनाता गया मैं, है ना।
और यहाँ पे अपना भी आ गया, वो एग्जैक्टली मिडिल में आ गया एक्स का भी और कहाँ वाई के भी। तो 3,7 हमारा आंसर था। तो नंबर ऑफ बॉयज़ अपने पास जो एक्स है वो 3 है। लड़कों की संख्या जो है यानी कि एक्स 3 है और लड़कियों की संख्या जिसको आपने वाई कहा था वो कितना है, 7 है। लाइंस कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग। लाइंस कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग। एक ही आंसर, एक ही आंसर, अद्वितीय हल। लाइंस थी इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिशती लाइंस थी, एक ही आंसर। हाथ तो हाथ एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। अब क्यों कहता है फिर से वही क्वेश्चन है, फॉर्म। फिर से वही क्वेश्चन है, फॉर्म करना है ना, फिर से वही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपको फॉर्म ही करना है अभी भी। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 तो पेंसिल और 7 पेन। पेंसिल को तो पेंसिल ही बोला है इसने, पेन को बोला है कलम। पहले जन्म में कलम चलती थी ना वो शाही में डुबो के, चलो वही मान लेते हैं अपन। तो 5 पेंसिल और 7 पेन को इकट्ठा जो कीमत लग रही है उसकी ₹50 है। वेरेज उल्टा कर दो, 7 पेंसिल और 5 पेन तो कीमत कितनी है, 46। तो कितनी कीमत है, 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब एक काम करता हूं, यहां पर अच्छा हुआ ना पिछले वाले में आपको मैंने जीरो वाली प्रैक्टिस करा दी। इस क्वेश्चन में जीरो रखने पे मुझे लगता नहीं है कि पूर्णांक आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी जो मैंने कहा था कि हर बार जीरो रखने पर आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर जीरो रखने पर पूर्णांक मिल रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, फिर आपको कैलकुलेशन में समय बचाओ, आगे बढ़ो। तो ये ट्रिक है, ये तरीका है कि शून्य रख के पहले चेक कर लो। अगर शून्य रखने पर आपको पूर्णांक मान मिल रहा है, एक वेरिएबल को शून्य रखने पर, एक चर राशि को शून्य रखने पर दूसरे चर राशि का आपको पूर्णांक मान मिल रहा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाक से वो पॉइंट आ जाएगा। नहीं मिल रहा तो क्या करना है, इसमें दिख रहा है ये जैसे देखा है मैंने 46, समझ में आ गया कि ये एक बार में पूर्णांक मान नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको वो समझाऊंगा आराम से धीरे धीरे कि भैया अगर जीरो रखने पे पूर्णांक मान नहीं मिलते तो अपन क्या देख कर मान को पूर्णांक करते हैं, अपन किस तरह से, किस प्रक्रिया से मान को, वैल्यूज को पूर्णांक में, इंटीजर में लेके आते हैं। आओ पहले फॉर्म करेंगे, पहले तो फॉर्म करेंगे साहब। सॉल्यूशन। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 टोटल मूल्य, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो कुल मूल्य पहले समझो, कुल मूल्य का मतलब क्या है। मान लो साहब मैंने एक टी शर्ट ₹100 में बेची। मान लो मैंने एक टी शर्ट ₹100 में बेची और ऐसे ही मैंने 3 टी शर्ट बेच दी, और ऐसे ही मैंने 3 टी शर्ट बेच दी, तो कितना मूल्य इकट्ठा हो गया। आपने सर इसमें क्या है, 100 गुणा 3। हाँ सही कहा, एक टी शर्ट मैंने ₹100 में बेची है और 3 टी शर्ट बेची है, तो कुल कितना पैसा इकट्ठा हो गया, कुल ₹300 इकट्ठा हो गए। तो जो कुल होता है वो क्या है, कितने का माल है इंटू कितने बेचे, कितने खरीदे। खरीदोगे तो लागत होगी, या खरीदा है तो लागत लिखा हुआ है, और अगर बेच रहे हो तो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, आगम बोलते हैं, जेब में पैसा आता है। भाई खरीद रहे हैं तो जेब से पैसा गया, कम हो गया पैसा, जेब से चला गया, और बेच रहे हैं जेब में पैसा आ गया, उसको आगम बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। खैर कुछ भी हो, आपको तो टोटल से मतलब है। तो टोटल कैसे हुआ, कितने आइटम खरीदे या बेचे और उस आइटम की कॉस्ट क्या थी, इसको गुणा करके टोटल मूल्य आ जाता है उस आइटम का। जैसे पेन्स का कुल मूल्य कितना होगा, कितने पेन खरीदे और एक पेन कितने का था। मान लो एक पेन ₹10 का था, मान लो एक पेन ₹10 का था और आपने 7 पेन खरीदे, ₹70 मूल्य हो गया। तो कुल मूल्य कैसा आया, एक पेन का मूल्य इंटू कितने पेन खरीदे। तो यहां पर उसने कहा कि साहब 5 तो पेंसिल, 7 पेन मिलाकर, टुगेदर मतलब मिलाकर, मतलब पेनों की कुल कीमत प्लस, आहा प्लस आ गया, पेन्स की कुल कीमत प्लस पेंसिल की कुल कीमत पहले बार में 50 है जब 5 पेंसिल और 7 पेन है। फिर उसने कहा यार नहीं, उल्टा करते हैं, 5 तो क्या करते हैं अपन पेन और 7 लेते हैं पेंसिल, तो कॉस्ट कितनी लग रही, 46। अब बताओ
एक पेंसिल की कॉस्ट क्या थी और एक पेंसिल की पेन की प्राइस क्या थी। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो अज्ञात है, जो पता नहीं, इसको अपन एक्स वाई मानते हैं। यहाँ क्या नहीं पता, चीख चीख के क्वेश्चन बोल रहा है, एक पेंसिल का मूल्य नहीं पता, एक कलम का मूल्य नहीं पता, तो यहाँ पर जो पता नहीं है उसी को अपन एक्स वाई मानेंगे। तो एक काम करते हैं, एक पेंसिल का मूल्य मानते हैं अपन एक्स और एक कलम का मूल्य मानते हैं अपन वाई। तो लेट प्राइस ऑफ वन पेंसिल बी रुपया, रुपया में एक्स मानते हैं, एंड दैट ऑफ मतलब प्राइस ही, दैट ऑफ वन पेन इज रुपीज वाई। हिंदी में, माना एक पेंसिल की कीमत रुपया एक्स तथा एक एक कलम की कीमत रुपया वाई है। अब आपको पता लग गया मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। आपको पता लग गया होगा, अरे सर आप लिखोगे ATQ, और ATQ का मतलब क्या है मैं लिख नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट हैं, जितने स्टेटमेंट है उतने समीकरण बन जाएंगे। अब ये पढ़ ही क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम पढ़ ही रहे हैं कि भैया दो चरों में रेखीय समीकरण युग्म, तो दो चर तो आ ही गए एक्स और वाई, दो समीकरण बन जाएंगे। पहला बनेगा फर्स्ट स्टेटमेंट से, 5 पेंसिल 7 पेन। देखो 5 पेंसिल की कीमत 5 × x है या नहीं, एक पेंसिल की कीमत x रुपए है, तो दो की कितनी होगी 2 × x, तीन की कितनी होगी 3 × x, पांच की कितनी होगी 5 × x। लेकिन अभी कुल पैसा नहीं आया है, क्यों, अभी तो किसका है, पेंसिल का है, प्लस अब पेन, 7 पेन की कीमत कितनी होगी 7 × y। डॉट का मतलब y, आगे से डॉट नहीं लिखूंगा, समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ कि डॉट का मतलब क्या है y, बस इसी में लिख रहा हूँ, आगे लिखूंगा, आगे सीधा लिखूंगा 5x 5y। क्योंकि कितने पेन, कितनी पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल कीमत क्या है गुणा कर दो, तो पेंसिल पे कितना खर्चा किया वो आ जाएगा। लेकिन कुल खर्चा किसका है, पेन का भी और पेंसिल का भी। तो ये 5x तो क्या है, पेंसिल पे किया खर्चा, 5x तो क्या है, पेंसिल पे किया खर्चा, पेन पे कितना खर्चा किया 7y किया, और ये कुल मिला कितना है 50 है। पहली समीकरण खत्म। दूसरी उल्टा कर दिया है, 7 तो खरीदी पेंसिल और 5 खरीदे पेन, तो कुल मिला के पैसा कितना हुआ 46। ये लो भैया खत्म, दोनों इक्वेशन आपकी खत्म, दोनों इक्वेशन आपकी खत्म। अब डॉट का कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। हालांकि ये एक ट्रिक बताऊंगा आगे, फिलहाल मुझे सिखाना नहीं है वो चीज़, फिलहाल मुझे आपको ग्राफ सिखाना है, इसलिए मैं अभी इसको प्रॉपर जो मेथड है उससे करूंगा। इसकी एक थोड़ा, जब थोड़ा और आगे जाएंगे, जब दोनों उल्टे होते हैं ना, ये 5 5 7 7, तो एक बड़ी मासूम सी ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, जानदार ट्रिक है, बताऊंगा। एक बार जोड़ते हैं घटाते हैं, लेकिन वो थोड़ा बाद में, अभी अपन शुरुआती स्टेज पर हैं। तो अभी तो मैं इन दोनों समीकरणों को ग्राफ से सोल्व करना कहा ही उसने, ये है कि भी इसने बोला, क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन क्या बोल रखा है पता है नहीं बात। क्वेश्चन बोल रखा है इस समस्या को पहले युग्म बनाओ, युग्म तो बन गया, अब फिर क्या करो, ग्राफ से हल करो। तो आओ ग्राफ से हल करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ से हल करते हैं। तो ग्राफ से हल करने के लिए अपन एक काम करते हैं, तो ग्राफ से हल करने के लिए मैंने थोड़ी जगह बना ली अपनी। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफ, ग्राफ द्वारा रेखीय समीकरण युग्म का
हल। मैंने कहा था ग्राफ के अंदर में कुछ खास खास काम करते नहीं है, अपन बनाते हैं फर्स्ट क्लास बॉक्स। पहली क्वेश्चन है 5 7 50। और दूसरी है समझ गए? एक्स और यहाँ पर वाई जगह कम है। इस वाई का मतलब क्या निकल रहा है? इस वाई का मतलब निकल रहा है, आप देखो तो 50 - 5x/7। ऐसे ही यहाँ पर एक्स और वाई, और इस वाई का मतलब क्या निकल रहा है? वाई को निकालना है तो देखो 7x वहाँ ले जाओ, तो 7x सॉरी 46 -7x। समझो पूरा समझो, चलो पूरा समझो, मुझे वाई का मान निकालना है। तो 7x + 5y = 46 है। वाई का मान निकालना है, 5y यहाँ रखो, इसको उधर ले जाओ। 46 - 7x, ये करना है किसके लिए? जहाँ पे पूर्णांक नहीं आते वहाँ चीज़ काम आती है। तो वाई का मान क्या होगा? अकेले वाई का मान के 5 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो 46 - 7x ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। 46 - 7x/5, ये आपका वाई है। तो मैंने प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से चीज़ें यहाँ पे आपके सामने लिख दी हैं। ये भी वैसे ही आया है, आपको वाई निकालना है, वाई को यहीं रखो। 5x वहाँ गया है, यानी 50 - 5x। 7 को नीचे लगा है, 50 - 5x/7। अब समझो, शुरुआत तो देखो अपन वही करते हैं कि जीरो रखने से आ रहा है क्या? बस लड्डू मिल जाए तो क्या क्या बुरा लगता है? लड्डू मिल जाए खाने को मीठा मीठा तो क्या बुरा लगता है? तो शुरुआत तो मैं वही करूंगा कि भैया मेरा काम जीरो से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो आज इस क्वेश्चन में नहीं होगा, दिख गया 40 से आ रहा है एक बार में, तो फ्रैक्शन में मतलब उसमें पूर्णांक आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ वो मेथड सीखने में मिल जाएगा आपको। एक बार मैंने एक्स को रखा जीरो, अगर मैं रखता हूँ एक्स को जीरो तो आपको दिख गया होगा, अगर रखा एक्स को जीरो तो ये जीरो हो गया, 50/7 फ्रैक्शन आ गया। कैसे प्लॉट करूंगा? यानी एक्स को जीरो रखने से काम नहीं चल रहा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। एक बार रखा अपन ने वाई को जीरो, अगर मैं वाई को रखता हूं जीरो, दोस्तों यहाँ देखो, अगर मैं वाई को रखता हूं जीरो तो 5x = 50। अगर मैं वाई को रखता हूं जीरो तो 5x = 50, 5 से कट 10 बार, एक्स का मान आ गया 10। तो एक लड्डू तो मिल ही गया, भले ही दो लड्डू नहीं मिले, एक तो मिल ही गया। इसमें देखें, सपोज मैं एक्स को रखता हूं जीरो, मैं एक्स को रखता हूं जीरो, यही देख लो, एक्स को रखा जीरो, छुपा दो एक्स को। 5y 46, तो 46 5 का भाग नहीं जाता, 46 में 5 का भाग ये देखना होता है, ये देखना होता है। जब आपने एक्स को रखा जीरो तो क्या ये 5 के पहाड़े में 46 आ रहा है क्या? जब मैंने एक्स को रखा जीरो तो 5 के पहाड़े में 46, 5 की टेबल 40 आता है क्या? नहीं आता बेटा, ये काम का नहीं है भाई, ये काम का नहीं है, मजा नहीं आया इसमें। एक बार वाई को रख के देखा जीरो, अगर वाई को रख के देखा जीरो तो क्या 7 के पहाड़ में आता है 46? अरे नहीं आता। 42 तो आता है, 49 भी आता है, लेकिन 46 तो नहीं आता। तो यहाँ तो दोनों ही काम नहीं किए, इसलिए मैंने कहा था ये दो क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से एनसीईआरटी ने आपको दिए हैं। पहले क्वेश्चन में अपन ने जीरो से काम चला लिया, पहले क्वेश्चन में अपन ने जीरो से रखने से काम चला लिया, तो ये टेक्निक सीख जाना आप लोग। अगर शून्य रखने से कहीं काम चल रहा है तो चला लो, जैसे यहाँ पर एक जगह चला, मैंने चला लिया, अब मुझे सिर्फ 3 जगह दिमाग लगाना है, 1 2 3। अब समझो कि ये मैंने क्यों लिखा था, ये लिखना क्यों सिखाया, अब समझो। क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चों को कहते हैं सर ग्राफ मुझे पॉइंट दे दो फिर तो आंसर निकाल लेते हैं। पॉइंट निकालने से बिना बात बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आप सीखते नहीं हो, क्योंकि आपने सीखा नहीं कि हम क्या सोच कर अपने पूर्णांक मान निकाल रहे हैं, क्या सोच के अपन पूर्णांक मान तक पहुंच रहे हैं, ये आपने नहीं सीखा था, अब सीखोगे। समझो, पहले से यहाँ आते हैं। ऐसा क्या एक्स का मान रखें, देखो 7 का पहाड़ा बोलो, 7 एकम 7, तो यार 50 में घटाऊंगा 7 तो बहुत दूर आएगा, है ना? 7 तो बहुत दूर आएगा। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझना, 7 दूनी 14,
सात तिये 21, सात चौक 28, सात पचे 35। कि 5 को गुणा करने पे 5 5 के जो मल्टीपल वो घटेंगे। 50 का 35 आ सकता है। 50 का, समझना बात को, यहाँ x जो रखोगे 5 से गुणा होगा। जो आप x रखोगे, जो आपने x रखा वो 5 से गुणा होगा। तो 5 के पहाड़ चलेंगे, 5 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 से 25। अब 50 में से 5 घटे, 50 में से 10 घटे, 50 में से 15 घटे, 50 में से 20 घटे, ये जो भी आएंगे ये सब 5 के क्या होंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अपने पास यहां पर 7 आ रहा है। अब 7 का ऐसा पहाड़ी में कौन सा है बताओ? 7 के पहाड़े में सबसे पहला ऐसा कौन सा आता है जो 5 से भी भाग जाता है? बात समझ में आ गई? दोबारा बोल रहा हूं, फिर समझना, जल्दी नहीं है, फिर समझना। हमें ये पता है कि यह 7 का पहाड़ा चलना चाहिए। 7 का पहाड़ा चलाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। तो हमने देखा यार 5 को कहीं भी रख दूं तो 5 का गुणक घटेगा, और 50 में से 5 का गुणक घटा तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 5 का गुणक आएगा। 50 में से 5 का मल्टीपल घटा तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 5 का मल्टीपल आएगा। यार ऐसा कोई नंबर है क्या 7 के पहाड़े में जो 5 का मल्टीपल है? 7 एकम 7 नहीं है, 7 दूनी 14 नहीं है, 7 तिये 21 नहीं है, 7 चौक 28 नहीं है, 7 पंजे 35 है, 7 पंजे 35। तो अगर ऊपर 35 आ जाए मेरा काम बन जाएगा। देखो मैं बहुत धीरे धीरे आराम से सिखा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आराम समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें गलती किससे नहीं होनी चाहिए कि अगर वो जीरो रखने पर पूर्णांक नहीं आ रहा तो हम पहाड़े से हेल्प करते हैं कि 7 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो पूरा भाग जाएगा। तो 35 आ जाए, 35 कब आएगा ऊपर, जब 50 में से 15 जाएंगे। 50 में से 15 कब जाएंगे, जब x कितना हुआ 3। जैसे ही मैंने x रखा 3, मजा आ गया। जैसे ही मैंने x रखा 3 तो 5 तिये 15, 50 में से गए 15 35, और 35 बटे 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। इसलिए मैंने कहा था पहाड़े काम आएंगे। क्या काम आएंगे, पहाड़े काम आएंगे। अब ये काम 2 बार करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। ये पीछे 5 है तो 5 के पहाड़े आने चाहिए भाई साहब, 5 के पहाड़े आने चाहिए। ऐसा कोई नंबर मिले जो 5 के पहाड़े में जाए। समझ गए मेरी बात? 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा। बेटा अब मुझे बताओ, अगर मैं x तो रखता हूं 3, समझना बात को मेरी, कि घटेगा तो 7 का गुणक। x को रखा 3, 7 तिये 21, x को रखा 3, 7 तिये 21, 46 में से 21 गए, 46 में से 21 गए, क्या बचे 25, क्या बचे 25, 25 बटे 5, 5। मजा आ गया, मजा आ गया। एक और निकालो, एक और निकालो सर। देखो दिमाग में बिल्कुल भी कुछ चीज नहीं, ऐसे क्या करो, मैं बताता हूँ तरीका आपको। चलो ये तो दिमाग से करवा रहा हूँ, अब दिमाग में काम नहीं कर रहा। फटाफट से x रखा 1, या 46 7 गए, 5 से पढ़ा नहीं आता, हटाओ। x को रखा 2, 7 दूनी 14, 46 में 14 गए, लास्ट में 2 आएगा, 5 से भाग नहीं जाएगा, हटाओ। x रखा 3, 21 घटाया अपन ने, 6 में से घटाया 1, बचा 5। अरे पक्का भाग जाएगा, अंतिम इकाई का अंक 5 आ गया, 100% भाग जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। ये तरीका होता है। x रखा 4, 7 चौक 28। अरे बेटा 46 में से 28 घटाओगे तो आपके पास जो नंबर आएगा लास्ट में 8 आएगा। 8 का पहाड़ा कहाँ जाएगा अपने 5 में? बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। x रखा आपने 5। अब थोड़ा सा इसमें धीरे 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 सस्पेंस आ रहा है। मैंने रखा 5, 7 पंजे 35, अरे नहीं होगा। मैंने रखा 6, माइनस में आया तो मत घबराना अजी, माइनस में आए कतई मत घबराना। अब आप देखो, आपने रखा 8, आया मजा? आपने रखा 8। अब 8 से ऐसा क्या हो गया, देखो 7 8 56, और 46 में से 56 गए, माइनस का 10, वो 5 के पहाड़े में आता है, वो 5 के पहाड़े में आता है। तो तुरंत आंसर कितना है, -2। ये होता है, इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, आला तरीन क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। यहाँ आपको ये सीखना आया कि भाई किस तरह से मैं अपने पूर्णांक मान लेकर आता हूँ। बनाना ग्राफ है, गंदे मान आ गए, भाग दोगे, जैसे 46 बटे 8, 46 बटे 5, कहाँ से प्लॉट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए हमने ऐसे पूर्णांक मान निकाले। इसके लिए देखते हैं पहाड़ा। बेस्ट तरीका
तो होता दिमाग लगा लो कि क्या घटने पर ये ऐसा नंबर आ रहा है जो 5 से भाग दे रहा है, क्या घटने पर ऐसा नंबर आ रहा है जो 5 से भाग जा रहा है, 5 की टेबल में है, 5 की पहाड़े में है। और नहीं, रख के देखो, 1 रख के देखा आ रहा है क्या, 2 रख के देखा आ रहा है क्या, 3 रख के देखा आ रहा है क्या, 4 रख के देखा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो आएगा, 8 पे आ गया, 8 पे आ गया। अब ये पॉइंट आ गए हैं, अपन तैयार हैं अपने ग्राफ के लिए, अपन तैयार हैं अपने ग्राफ के लिए। तो ग्राफ क्यों ना, हाईएस्ट कितना है 10 और लोएस्ट -2, एक एक में चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 भी है, 3 भी है, एक एक हाईएस्ट कितना है 10 है, लोएस्ट कितना है -2 है, यहाँ नहीं बनेगा, अगले पे से बनाते हैं। ये लो भाई, ये अपना x, ये अपना y, ये अपना y का डैश, ये अपना x का डैश, डैश का मतलब नेगेटिव, और ओरिजिन तो खैर अपने पास है ही, मूल बिंदु अपने पास ये है ही। पहले समीकरण पे आ जाओ, फर्स्ट समीकरण में, अच्छा 10 तक जाना पड़ेगा x में, और y में तो 5 ही चल जाएगा, x में 10 जाना पड़ेगा, x में 10, 1 2 3, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ये 5 तक ही है, तो 1 2 3 4 5, जो देख के बना रहा हूँ, नेगेटिव में, नेगेटिव में -2, वो भी y, दोनों बना लेता हूँ, नेगेटिव में 1 2 1 2, -1 -2, तो उतना ही बनाओ जितना रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट थी नहीं मुझे, नेगेटिव ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मैंने बनाया भी नहीं, देखा आपने ये बात, है ना, तो मेरे को रिक्वायरमेंट थी भी नहीं। ये अपने y का डैश और ये अपने x का डैश, चलो भाई, पहला पॉइंट, पहला लाइन उखाड़ लो। फर्स्ट लाइन के पॉइंट है 3 5, x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, x चलेंगे कहाँ से, यहाँ चलेंगे, x पे 3, 1 2 3, अब 3 पे खड़े हैं, अब चलेंगे y प्लस पे चलेंगे 5, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर 3,5, पहला पॉइंट बन गया फर्स्ट लाइन के लिए। सेकंड पॉइंट है 10,0, अरे वाह, x पे 10 y पे 0, x पे 10 y पे 0, ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाएंगे अपन, स्ट्रेट लाइन से अपने पास लाइन है। ये लो भाई, फर्स्ट लाइन, ये अपनी फर्स्ट लाइन है, चाहो तो लिख दो, फर्स्ट लाइन कौन है, 5x 7y 50। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन 3 5, ओहो सेम 3 5 और 8 -2, तो 3 5 तो बना हुआ है, 8 -2, x पे 8 y पे -2, x पे 8 y -2, यहाँ पर कैसे बना पता है, कैसे बना है पता है क्या, x पे कितना 8, यहाँ खड़े हो गए, y पे चले -2, x पे 8 y पे -2, x पे 8, ऐसे लिख पॉइंट, अच्छा पॉइंट लिखे नहीं मैंने, आपकी गलती क्या है, 3 5 और 10 0, 3 5 एंड 10 0, और यहाँ पर 3 5 8 -2,
आंसर पता लग गया था, लेकिन बनाना पड़ेगा। कॉमन कौन है? 3 5, आंसर पता लग गया 3 5 ही आएगा, लेकिन फिर भी अपने आप बनाएंगे। इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ। ये 8 कॉमा -2, और ये है आपकी लाइन नंबर 2। कहाँ मिली? 3 5 पे। 3 5 लाइन कौन सी है? ये लाइन है आपकी 7x + 5y = 46। कहाँ मिली? तो आप देख पा रहे हैं x तो कितना है? 3 है, और y कितना है? 5। x माना था आपने नंबर ऑफ पेंसिल, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल की संख्या, कीमत, कीमत, नॉट नंबर। हाँ हाँ, कीमत। एक पेंसिल की कीमत x मानी थी, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल 3, और एक पेन की कीमत आपने y मानी थी, प्राइस ऑफ 1 पेन 5। तो ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन का बेस मुझे लगता है आपका काफ़ी स्ट्रांग हो गया होगा। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। तो मेरा कहना यह है, इसमें एक बार इस ग्राफिकल जितनी भी मैं आपको चीज़ सिखाई उसको रिवाइज करना, और अच्छे से जो आज हमने मेन चीज़ जो सीखी वो इसके बारे में बात करूंगा कि ग्राफिकल के अंदर शुरुआत करना हमेशा जीरो रख के, स्टार्टिंग कैसे करना, एक्स रख के जीरो या वाई जीरो के, कुछ जीरो से अगर आपको मीठा मीठा पॉइंट मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। हमारा काम कम हो जाता है, हमारा समय कम लगता है, हमारी मेहनत कम लगती है। और जीरो से अगर मीठा मीठा पॉइंट कोऑर्डिनेट अगर आपको पूर्णांक के रूप में, इंटीजर के रूप में नहीं मिल रहा, तो कैसे करना है? पहाड़े की अपनी फॉर्म में लेकर, टेबल्स की यूज़ करके अपन को इंटीग्रल या आपका जो इंटीजर पॉइंट है वो आपको निकालना है।